चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? जिस तरह एक इक्वेशन काम करती है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 में लिखूं, तो हमने कहा है कि इक्वेशन का एक काम क्या होता है कि उसमें x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है, और y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। सही है, फंक्शंस का भी यही काम होता है। सो फंक्शंस आर व्हाट? फंक्शंस आर रिलेशनशिप्स। Functions are relationships Okay, functions are relationships between the values of x, और इनका नाम हो जाएगा अब डोमेन, एंड द वैल्यूज ऑफ y, और इनका नाम हो जाएगा अब रेंज। सही है। रूट्स वो सर्ट फॉर्म पढ़ी थी ना, अब तुम शुरू की क्लासेस में नहीं आए थे, उसमें सर्ट्स हमने किए थे ना, इंडिसेस एंड सर्ट्स एक किया था। सर्ट सिर्फ रूट्स को कहते हैं, वो एक एड मैथ का टॉपिक होता है। ये पहली दफ़ा ये जो तुमने क्वेश्चंस देखे ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ए लेवल मैथ हैड दिस टर्म, बट जनरली वो एक एक्सप्लिसिट टॉपिक नहीं है, तो कभी सर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ होता, बट रिसेंट पास्ट पेपर्स में हुआ है। सिर्फ वो रूट्स में छोड़ना है आंसर, और कुछ नहीं करना होता। ओके, तो अब ये तुम्हें यहाँ पे भी फंक्शन में नज़र आएगा काफ़ी सारी यही वाली कॉम्प्लिकेशंस। जैसे अभी मैंने एक्स का नाम चेंज कर दिया है, एक्स को अभी मैं क्या कह रहा हूँ? डोमेन, और वाई को मैं क्या कह रहा हूँ? रेंज कह रहा हूँ। सही है। तो अब जो है वो इस तरह लिखा हुआ हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सही है, सबका मतलब वही है कि एफ ऑफ एक्स अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स सब वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, तो वाई का नया नाम हमने रख दिया कि वाई इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स। ओके, y is f of x, और y can be g of x, और y can be h of x। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये f और x आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ना g और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कंप्लीट एक नोटेशन है। ओके, कुछ भी फंक्शन के में तुम्हें जनरली एफ जी एच ज़्यादा नज़र आएगा। आगे जाके A2 में एक चैप्टर पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, उसमें p ऑफ x लिखा हुआ होता है। सही है, कॉम्प्लेक्स हम नहीं, कोई फर्क नहीं। सही है, मल्टीपल फंक्शंस जब डिफाइन करने होते हैं तो मल्टीपल लेटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सही है, उसने कहा फंक्शन इज डिफाइंड एज अ मैपिंग वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड ऑनटू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। ये आपको नजर आ रहा है कि एक मैपिंग डायग्राम बना हुआ है। तो ये आज तक कभी पेपर में आया नहीं, बट फंक्शंस की एक इंपॉर्टेंट वो टर्मिनोलॉजी होती है कि ये एक मैपिंग डायग्राम बना हुआ होता है। -2 मैप हो रहा है -3 पे। तो ये कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है? यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यहाँ पे आप भी x की वैल्यू -2 लगा के देख लें। सही है, तो -2 लगाएंगे तो -3 आएगा, यानी हमें पता चला कि -2 मैप्स ऑन टू -3, यानी x की वैल्यूज़ लगाएं तो y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। सही है, ये भी वही फंक्शन लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? एरो लग गया है, कोलन लग गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम अपने तरीके से ही नॉर्मल जिस तरह लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। ओके, फिर ये फॉर एग्जांपल एक लिनियर फंक्शन बना हुआ है। सही है, ये अभी पेजेस पे जो बातें लिखी है ना, वो मैं बाद में आपको दोबारा भी कराऊंगा, और विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन एज वेल।
अभी फिलहाल हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। सही है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वो कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 2x क्यूब। ये कैसा फंक्शन नजर आ रहा है आपको? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन? तो क्या कहेंगे? लिनियर तो नहीं है ये। कैसा है ये? एक्स क्यूब तक जा रहे हैं तो ये क्यूबिक फंक्शन होगा एक। सही है। हमने देखा था क्वाड्रेटिक में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, क्यूबिक में इसी तरह 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। सही है, वो A2 में आते हैं आपके पास। A2 में पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में हम क्यूबिक इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ देख के समझ आना चाहिए कि भाई ये क्यूबिक फंक्शन है। फिर एफ ऑफ 1 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 क्यूब, 7 आएगी। फिर एफ ऑफ -2 बताओ क्या करूं? 5 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स -2 क्यूब कितना आ रहा है? -26। सही है। इसी तरह एफ ऑफ -10 भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। सही है, ब्रैकेट के अंदर जो होती है वो x की वैल्यू होती है। आगे बढ़े। अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसा फंक्शन लिखा है। अब वो एरो और कोलन लगा के लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नॉर्मली कह सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। व्हाट विल यू कॉल दिस फंक्शन? क्वाड्रेटिक है। सही है। पहले एफ ऑफ 2 निकालना है। तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 3। फिर एफ ऑफ -3 निकालना है। सो -3 स्क्वायर माइनस -3 प्लस 13। फिर एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है फिर से, द इमेज ऑफ -2। अब इमेज किसको कहते हैं? यहाँ पे मैं दोबारा अगर मैपिंग डायग्राम पर आपको ले जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन और रेंज। इसको ऑब्जेक्ट, इसको इमेज भी कहते हैं, इसको इनपुट, इसको आउटपुट भी कहते हैं। सही है। सब एक्स और वाई के अलग अलग नाम है। ओके। सो अगर मैंने पूछा है द इमेज ऑफ -2 यानी -2 मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या निकालना चाहिए? एफ ऑफ -2 निकालना। एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर कैसे निकालो? तो ये एक्स की जगह आर रख दें, जिस तरह पहले एक्स की जगह नंबर्स रख रहे थे, तो आर रख देंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो एक फंक्शन बन गया आर के अंदर, तो इसमें आर अननोन है। चेंज अभी कुछ भी नहीं हुआ, यू आर राइट। अब अगले वाले में देखना कैसे चेंज होता है। सही है, सिर्फ सिखाना तुम्हें मकसद है कि भाई एक्स की वैल्यू रिप्लेस हो सकती है किसी भी चीज से जो ब्रैकेट के अंदर आ रही हो। अब मैंने क्या पूछा है अदर? अब मैंने पूछा एफ ऑफ एक्स ओवर 2। तो अब क्या करोगे तुम? एक्स की जगह क्या रखूंगा? एक्स ओवर 2 रख दूंगा। तो अब एक नया फंक्शन देखो बन जाएगा, एक्स ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 1। सही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 1। सही है। तो अब तो ये नया फंक्शन आ गया देखो। तो यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो पूरे एक्स की जगह आ जाएगा।
फिर अगले पार्ट में क्या कहता हूँ, और एक फंक्शन दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसने कह दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, तो अब ये 5 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, सही है, एफ ऑफ एक्स यानी y की वैल्यू है। अब मैं ढूंढना क्या है, x की वैल्यू को ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 5। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, फिर से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूँ, तो एक्स की वैल्यू आ रही है -3 और एक्स की वैल्यू आ रही है 2। ओके, चलें आगे देखते हैं। ओके, अब मैंने हेडिंग क्या रखी हुई है, कॉम्पोजिट फंक्शंस, सही है। अब ये प्लीज गौर से सुनना है, सही है, समझना है तो आपने बताना है। ओके, अब पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। पहले मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। कैसा फंक्शन लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक लिखा है फिर से, और किस फॉर्म में, अब कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। और वो क्या बताती थी, टर्निंग पॉइंट बता देती थी, यानी अगर इसका स्केच बनाने को बोलूँ तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको टर्निंग पॉइंट सामने नजर आ रहा है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया, फिर ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, सही है, नेचुरल नहीं, आर किसको कहते हैं, रियल नंबर्स को कहते हैं, सही है। ये सिंबल्स जो है वो आपने ओ लेवल मैथ में भी पहले देखे, इस ई का मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, सही है, और आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी एक्स इज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। और इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा, अभी है क्या, ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, फॉर एक्स इज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, ओके, बता रहा हूँ, सही है। अब इन सब का मतलब क्या है, ये फंक्शंस के आगे जो लिखे होते हैं ये उनकी डोमेन लिखी जाती है, यानी इस फंक्शन में आप कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज रख सकते हैं ये लिखी जाती हैं। अदर रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, पाई, इंटीजर्स, वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब रियल होते हैं। उसका ऑपोजिट होता है नॉन रियल। नॉन रियल कौन सा होता है, मैं तुम्हें कहूँ रूट ऑफ -2 इज अ नॉन रियल नंबर। तो यानी इधर तुम फंक्शन में क्या नहीं लगा सकते, इसमें नॉन रियल नंबर नहीं लगा सकते, यह ऐसा फंक्शन है, सही है। तो पहला वाला फंक्शन ऐसा है जिसकी डोमेन अनलिमिटेड है, जितना बड़ा एक्स का नंबर लगाना चाहो लगा सकते हो, जितना छोटा एक्स का नंबर। ऑन द अदर हैंड ये दूसरा फंक्शन कैसा है, सिर्फ उसमें 2 से बड़ी वैल्यू लगा सकते हैं भाई, उसमें -1 नहीं लग सकता, 1 भी नहीं लग सकता, 0 भी नहीं लग सकता, सही। जाहिर सी बात है, आप मुझे कहेंगे कि सर मैं तो लगा सकता हूँ, मैं कहा 0 लगा दें, कोई मसला नहीं है, लग तो सकता है, लेकिन ये फंक्शन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ही काम करेगा, सही है। ये मैंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये नहीं कि कैलकुलेट नहीं हो सकता। फंक्शंस को डिफाइन करने का तरीका ही है भाई, कि कौन सी वो एक्स की वैल्यूज पे आप चाह रहे हैं कि वो काम करें, तो वो 2 ऑनवर्ड्स काम करेंगे, यानी उनका ग्राफ 2 से शुरू होगा और आगे जाएगा, सही है। 2 से शुरू होगा और आगे जाएगा, 2 से पहले आपको ग्राफ नहीं नजर आएगा, सही। तो हर फंक्शन की अपनी एक डोमेन होती है, तो आप भी वैसे कोई नया फंक्शन जब आप क्रिएट करेंगे
तो आप कोशिश करेंगे कि उसके साथ उसकी डोमेन लिखें। अक्सर सवाल में पूछी जाएगी कि भाई ये कौन सी x की वैल्यू उसके लिए काम करता है। सही है, जैसे वो कहीं कहीं अभी मैं बाद में दिखाऊंगा सवाल, सही है, there's a lot of depth to it। सही, पहले मुझे बताओ ये फंक्शन है कैसा? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लिनियर तो नहीं है ना? लिनियर में तो सिर्फ न्यूमरेटर होता है। ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं? इनको कहते हैं रैशनल फंक्शंस। सही है कि फ्रैक्शन में होते हैं। रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रैक्शन। ओके, सो ये रैशनल नंबर्स है, रैशनल फ्रैक्शंस, रैशनल फंक्शंस है। सही है, इनके ग्राफ भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सही, ग्राफ की तो अभी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या कैलकुलेट करना है? एफ जी ऑफ 4। अब अभी तक जितने आपने ऊपर क्वेश्चन किए उसमें सब में या तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -1 इस तरह लिखा हुआ था। अब यहाँ पे एफ भी लिखा है, जी भी लिखा है और आगे उसके 4 भी लिखा है। सही, तो यहाँ पे मैं आपसे क्या क्रिएट करवा रहा हूँ? मैं यहाँ पे आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूँ एक कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसकी वैल्यू जो है वो किसी एक फंक्शन से नहीं निकलेगी, वो दो फंक्शन से निकलेगी। पहले मुझे बताओ, ये ब्रैकेट में किसकी वैल्यू लिखी होती है? 4 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। ये पहले किस फंक्शन में जाएगी? g में। पहले g के 4 के साथ g लगा हुआ है। सही है, अब इसके दो मेथड्स हैं करने के। पहले मैं यहाँ पे मेथड 1 लिख रहा हूँ। नहीं, ये इसका कॉम्पोजिट फंक्शंस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई कैसे लिखा जाता है तुम्हारे सिलेबस में वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, लेकिन इस तरह लिखा जाता है। सही है, क्या अभी इक्वेट भी नहीं करना? सही है, अभी एक मैं तुम्हें अभी सिर्फ एफ जी ऑफ 4 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सही है, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कैलकुलेट जी ऑफ 4। मैं यहाँ पे दूसरा मेथड भी करूँगा फिर। सही है, तो जी ऑफ 4 कैसे निकालोगे तुम? फंक्शन जी में जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह 4 रख दोगे, तो ये बन रहा है 11/2 विच इज 5.5। सही है, ये हो गया जी ऑफ 4। मुझे क्या चाहिए? एफ जी ऑफ 4। तो यानी जो जी ऑफ 4 की वैल्यू आई है उसको कहाँ रखना चाहिए? फंक्शन एफ में रख देना चाहिए। सही है, नाउ यूज दिस वैल्यू इन फंक्शन एफ। तो एफ ऑफ 5.5। तो ये कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 1.25 आता है। यानी एफ जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या बनी? एफ जी ऑफ 4 इज देयरफॉर इक्वल्स टू 1.25। सही है, क्या मतलब? सॉरी, हाँ सही है। कॉम्पोजिट फंक्शंस को लिखा इसी तरह जाता है, दो ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। जब मैंने लिख दिया एफ और जी बैक टू बैक, इसका मतलब फंक्शन जी से जो वैल्यू निकलेगी वो एफ में जाएगी। सही है, यहाँ पे अर्दल एक और मेथड 2 होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। मेथड नंबर 2 हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट एफ जी ऑफ एक्स। सही है, कैलकुलेट एफ जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स क्या है? एक नया फंक्शन है जो एफ और जी का कॉम्पोजिट है, हम कहते हैं। सही, अब एफ जी ऑफ एक्स बनता कैसे ये गौर से सुनना, समझ ना आए तो मुझे पहले ही बता देना। सही है, एफ जी ऑफ एक्स इस तरह बनता है कि हम फंक्शन एफ में पहला जो फंक्शन लिखा होता है एफ, उसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा हो उसकी जगह हम जी एक्स लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ था एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने जी एक्स लिख दिया। अब जी एक्स का लेकिन अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, क्या? 2x + 3 ओवर x - 2।
सही है। तो एक नया फंक्शन बन गया नबिया, ये बन गया एफ जी ऑफ एक्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में क्या है, एफ जी ऑफ 4। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक्स की जगह 4 लगा दूंगा मैं। सही है, देखते हैं दोबारा से वही 1.25 आंसर आता है या नहीं आता। कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला दोबारा से वही आंसर आ रहा है। सही। तो दो अलग अलग काम मैंने क्या किए, मैंने पहले वाले मेथड में ब्रेक कर करके कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव जो था वो कैलकुलेट करना था। मेथड 2 में पहले मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया, जो क्या था, दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट था। अब ज़्यादातर जो पास पेपर के सवालों में सवाल हैं उनमें आपने यही करना होगा, अभी मैं भी आपसे करवाऊंगा आगे। सही है, पहले मैं आपको कुछ अभी फंक्शंस खुद ही क्रिएट करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है ना आप कैलकुलेट करें नए फंक्शंस। ओके, बिफोर माय बैटरी डाइज। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस क्रिएट करके भी दिखाऊंगा और उनको फिर जो है वो खुद ही कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। मैं दोबारा से वही वाले फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला बंद कर दें, हाँ बंद कर दें, जो ठंड लग रही। और मुझे पानी भी दीजिएगा और चाय भी। सही। और ये क्या लिखा हुआ था नीचे, सही है। अब इलाही मैंने तुमसे कहा फाइंड बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैंने कहा पार्ट ए जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। ये मैं आप लोगों के साथ करूँगा, हम साथ साथ करेंगे। फिर मैंने कहा एफ ऑफ एक्स और जी स्क्वायर ऑफ एक्स, ये तीन चीज़ें हमें ढूंढनी है। सही है इस पेज पे। तो पहले मैंने स्टार्ट किया जी एफ ऑफ एक्स से। अब क्या करना है, पहले फंक्शन एफ से स्टार्ट किया था फर्स्ट और उसमें फंक्शन जी रखा था। अब किस फंक्शन से स्टार्ट करोगे, फंक्शन जी से स्टार्ट करोगे और जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स रखोगे। फंक्शन जी क्या है तुम्हारा, 2x प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2f ऑफ एक्स प्लस 3 ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 2। फंक्शन जी में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे मैंने फंक्शन एफ रख दिया। किसी को समझना है तो प्लीज अभी पूछना। ओके, लेकिन एफ ऑफ एक्स तो अपना एक एक्सप्रेशन है इब्राहिम। अब क्या कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। तो देखो कंप्लीटली नया फंक्शन बना दिया मैंने। सही है, बहुत ही चेंज हो गया ना फंक्शन। ओके, एक ऐसा फंक्शन बनाया मैंने, जी एफ ऑफ एक्स बनाया मैंने। फिर अच्छा ये -2 + 3 ऐड हो जाएगा अगले स्टेप में लिखना चाहो तो।
एफ ऑफ एक्स। ये नया फंक्शन है बिल्कुल। क्या फंक्शन है ये? जी एफ ऑफ एक्स आंसर। भैया अब इसमें कोई वैल्यू लगाने को कह सकता हूँ, इक्वल्स टू करके सॉल्व करने को कह सकता हूँ। सही है, अभी आगे आएंगे सवाल। और अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स। दोबारा एफ में एफ का ही फंक्शन रखना है, तो इलाही इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस वन। सही है, तो एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस वन। सही है, अब अभी मैं इसको खोल नहीं रहा, एक ऐसा ही पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो आपसे इसको आगे सॉल्व भी करवाता है, वो जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। सही है, अब जी स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे याद रखना है कि रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ जी, इंस्टेड इट इज जी जी ऑफ एक्स। सही है, हमें जी को स्क्वायर नहीं करना, हमें जी जी ऑफ एक्स निकालना है। तो बताओ जी जी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? सही है, जी में जी रख देंगे। कुछ गड़बड़ हो रही है ना? तो बताओ ये क्या बन रहा है? टू जी ऑफ एक्स प्लस थ्री, ऐसा ही है। फिर जी ऑफ एक्स में दोबारा जी ऑफ एक्स रखना चाहिए, है ना? अब फर्स्ट मुझे जो है वो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने लिख तो दिया, नीचे टू एक्स माइनस टू है, सिर्फ एक्स माइनस टू है, सिर्फ एक्स माइनस टू है ना? सही है, मुझे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो ये जो मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ उसके बाद मैं डिवाइड का साइन लगा दूंगा और फिर डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ मैं। सबको ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया है? मैंने ये न्यूमरेटर जो था वो यहाँ पे लिखा है और डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे लिखा है, और जी ऑफ एक्स की जगह उसका एक्सप्रेशन लगा दिया। अब क्या मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ? कर लेते हैं जल्दी से। फोर एक्स प्लस सिक्स ओवर एक्स माइनस टू प्लस थ्री, दूसरे ब्रैकेट में क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना चाहिए, फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस, तो ये मैं साइड पे ले जाके सॉल्व कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू, और एड सब्ट्रैक्ट होके क्या हो रहा है? सेवन, ये भी सेवन।
जब एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू एक्स से कोई मसला नहीं है इसमें। तब ये एक आध कोई पास पेपर का भी सवाल है जो आपको ये शो करने को कहता है कि शो दैट, तो वो अलजेब्रा बेसिकली आपसे चेक करवा रहे होते हैं कि कितने आप मल्टीप्लाई डिवाइड सही से कर सकते हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल? आगे बढ़ें। ये वाला सवाल आप मुझे खुद करके दिखाएं। सही है, कॉम्पोजिट बनाने पहले पार्ट ए में और बी में, और तीसरे में सॉल्व भी करना है। एक तीन अलग अलग कॉम्पोजिट है, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, जल्दी से करके देखें। आए आंसर्स? आखिरी वाले का क्या है, करके देखते हैं।
ओके, ये सब समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछ लें। ओके, अगला वाला भी क्वेश्चन फिर करें, एग्जाम्पल 6। अगर एग्जाम्पल 5 समझ आ गया, कोई सवाल नहीं है, तो एग्जाम्पल 6 करना है। एग्जाम्पल 6 में बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करने हैं। पहले आप क्रिएट करें, फिर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। मुझे बताओ, ये आखिरी वाला एफ जी एच ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करूं? पहले एच एक्स को जी एच में डाले हो तो तुमने किया हुआ है जी एच ऑफ एक्स में। किन दोनों को? अब बिल्कुल दो अलग अलग तरीके हैं। एक अर्दिल बता रहा था, एक इलाही बता रहे कि सर आपने एफ जी का फंक्शन भी बनाया हुआ है, ये रहा, उसमें आप एच ऑफ एक्स रख दें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने जी एच का फंक्शन भी बनाया हुआ है, उसको हम एफ में रख देते हैं। सही है, तो मेरी चॉइस है, मैं जिस फंक्शन में भी जो रखना चाहूँ आई कैन डू दैट। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट बस जी एच का फंक्शन जो है वो एफ में रख रहा हूँ। सही है, तो मैंने कहा 2 1/x, ये बन जाएगा 2/x²। सही है, समझ आया? ओके, चलें जी, कॉम्पोजिट फंक्शंस की आखिरी एग्जांपल है
तो ये भी देख लें। तो बताओ क्या क्या करना चाहिए। इसने कहा तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ढूंढनी है हमें, और इन्फॉर्मेशन जो है वो GF(1) और GG(2) के बारे में। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल अगर मुझे करना है तो मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए होगा। अगर ये पहली इंफॉर्मेशन GF(1) = 5 को इस्तेमाल करना है तो मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए होगा। कॉम्पोजिट कौन सा चाहिए होगा। GF(x) चाहिए होगा। सही है इब्राहिम, इसको यूज करना है तो GF(x) चाहिए होगा। अभी मेरे पास ये f(x) है और ये g(x) है। क्या मैं GF(x) पहले क्रिएट कर सकता हूँ। कैन आई से दैट GF(x) इज बेसिकली 3 times f(x) plus b, यानी 3 times ax² plus b। ये क्या आ गया, GF(x) आ गया। अब मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर। सही है, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा क्योंकि 5 y की वैल्यू है और x की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 3a1² plus b = 5। क्या मैंने कहा कि इलाही यहाँ पे एक फंक्शन बन गया तुम्हारा GF(x). अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, GF(1) = 5, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू होती है और इक्वल्स टू के बाद y की वैल्यू होती है। तो x की जगह मैंने पहले 1 लगा दिया और y की जगह 5 लगा दिया। तो ये बन गया 3a plus b = 5। दो अननोन है तो दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए। सही है, दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, जब मैं GG(2) निकालूंगा। क्या मैं पहले GG(x) निकाल लूं। सॉरी, अब इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, x की वैल्यू क्या लगानी है 2 और y की वैल्यू तो ये बन रहा है 618 plus 3b plus b = 40। सही है, a की वैल्यू कैसे निकालूं। ऊपर इक्वेशन है -1 आ रही थी, क्या है a is 2। सही है, अब अगला क्या कैलकुलेट करना है, fg(-3) कैसे कैलकुलेट करूं। अब जब भी आपके पास इस तरह फंक्शंस में एग्जिस्टिंग अननोन्स हो ना और अपन को ढूंढ लें तो पहले अपने फंक्शन सही से लिख लिया करें। ये बन रहा है 2x²। ओके, ये बन रहा है 2x² और g(x) क्या बन रहा है 3x-1। अब मुझे बताओ कि fg(-3) कैसे कैलकुलेट होगा। सही है, fx में gx रख दें तो तुम fg(x) क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए 2 times 3x-1 होल स्क्वायर। ये हमें क्या कैलकुलेट करना है, fg(-3).
-3, क्वेश्चन FG -3 के बारे में। टू 100 बन रहा है ना, -10 स्क्वायर 100। सही है भाई। कॉम्पोजिट फंक्शन समझ आए। पास्ट पेपर के जो सवाल देखेंगे ना, उसमें क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसा होता है, अननोन्स होंगे क्वेश्चन के अंदर, वो ढूंढो और फिर आगे सॉल्व करो। सही है। क्या हुआ? सही है। हम आगे आगे जाके थोड़े से सवाल देखते हैं, सिर्फ अभी करेंगे नहीं, मैं भी खत्म हो रहा है, मैं भी अगला पार्ट नहीं कर पाऊंगा। जरा देखते हैं होमवर्क के सवालों में, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह सवाल होते हैं। ये देखो, ऐसा ही सवाल होमवर्क में भी है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b f of x। सही है। और उसमें कॉम्पोजिट का सवाल जरूर होगा, इसका पार्ट 2 देखो है। ओके, फिर से पार्ट 1 2 पे दोनों कॉम्पोजिट है। बोलो, व्हाट्सएप पे नहीं तो क्या तुम पूछ नहीं है हमारे पास क्लासरूम? नहीं, कुछ लोग हैं, अभी मुझे टाइम ही मिल रहा है कि मैं वो देखूं, मैं भेज दूंगा बाद। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.